नमस्कार, घड़ी में 5 बज चुके हैं और अब समय हो चुका है न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का। और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। आज नेशनल आवर में बात करेंगे वक्फ बोर्ड में हुए बड़े संशोधन की, जिसको लेकर विपक्ष अपने अपने तर्क रख रहा है। आखिर क्यों विपक्ष किसी भी बदलाव के पक्ष में नहीं है, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आवर। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश कर दिया है। उनके बिल पेश करते ही संसद में हंगामा होने लगा। इस बिल का कांग्रेस, सपा, एनसीपी, शरद पवार, एआईएमआईएम, टीएमसी, सीपीआई-एम, आईयूएमएल, डीएमके और आरएसपी ने विरोध किया है। तो वहीं रिजिजू ने बिल पेश करते वक्त कहा कि बिल का समर्थन करें तो दुआ मिलेगी। तो क्या विपक्ष दुआ नहीं लेना चाहता? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आवर। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया। आइए जानते हैं क्या क्या है इस बिल में, ग्राफिक्स के माध्यम से। वक्फ बोर्ड अब क्या करने जा रही सरकार? वक्फ बोर्ड के अधिकारों को सीमित करेगी। वक्फ की संपत्तियों का वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होगा। वेरिफिकेशन उन संपत्तियों का होगा जिन पर निजी प्रॉपर्टी होने का शक है, जिन संपत्ति पर वक्फ अपना दावा नहीं कर सकता। निजी संपत्ति पर वक्फ अपना दावा नहीं कर सकता। वक्फ संपत्तियों की निगरानी में डीएम को शामिल करने की भी संभावना जताई जा रही है। वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ अपील सिर्फ कोर्ट के पास हो, ऐसी बात। अब आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में। केंद्रीय अल्पसंख्यक और कानून मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। लोकसभा में भारी हंगामे के बीच रिजिजू ने बिल पेश किया। वहीं सरकार की ओर से बिल पेश किए जाने के बाद पक्ष विपक्ष के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का विरोध करते हुए कहा, यह विधेयक संविधान पर एक मौलिक हमला है। इस विधेयक के माध्यम से वे यह प्रावधान कर रहे हैं कि गैर मुस्लिम भी वक्फ गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होंगे। यह धर्म की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। इसके बाद ईसाइयों, फिर जैनियों का नंबर आएगा। भारत के लोग अब इस तरह की विभाजनकारी राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी जो विपक्ष के लोग हर चीज में विरोध करते रहेंगे, यही उनका काम है। तो वो अच्छी चीज को भी बुराई कहते हैं। अभी प्रधानमंत्री हमारे इतने अच्छे अच्छे स्कीम्स लाए हैं, सब चीज उनको गलत लग रहा है। अभी वही वो लोग लाएंगे तो उनको ठीक लगेगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का विरोध करते हुए लोकसभा में एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि या तो इस विधेयक को पूरी तरह से वापस लें या इसे स्थायी समिति को भेज दें। कृपया परामर्श के बिना एजेंडा आगे न बढ़ाएं। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। एआईएमआईएम चीफ आसुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल का विरोध किया। बोले, इस कानून में हिंदू मुस्लिम भेदभाव है। ये धर्म की आजादी पर चोट है। आपके माध्यम से खास करके कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, ये अमेंडमेंट आज सरकार इस सदन में ला रहे हैं, एक तरीके से आप लोगों ने जो भी कदम उठाया है, आप लोगों ने जो भी चाहा है, वो आप नहीं कर पाया, वही चीज करने के लिए हम आज ये अमेंडमेंट प्रपोज किया गया। इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। अगर आप विरोध करोगे, चंद लोगों ने पूरा वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा हुआ है और आम मुसलमान लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला,
उसको सही करने के लिए ये बिल लाया गया है। इतिहास में दर्ज होगा कि ये बिल को कौन कौन समर्थन किया है और किसने विरोध किया है। तो अभी आपने सुना कि क्या कुछ किरण रिजिजू और पक्ष विपक्ष क्या कुछ कह रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान अभी तक जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। अश्विनी शाही जी, प्रवक्ता बीजेपी, अनिल सिंह चौहान जी, प्रवक्ता कांग्रेस। बहुत बहुत स्वागत है दोनों मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। अश्विनी शाही जी, बिल आया, पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष सही कह रहा है, विपक्ष गलत कह रहा है। अश्विनी शाही जी, सवाल यह है कि इस बिल को लाने की जरूरत क्यों महसूस हुई सरकार को? चलिए, अनिल सिंह चौहान जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जी, अश्विनी शाही जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए हम थोड़ी देर बाद आपके पास आएंगे। अनिल सिंह चौहान जी देवेंद्र जी, जी, आज बिल पेश हुआ लोकसभा में। जी बिल्कुल आ रही है। आज लोकसभा में बिल पेश हुआ, विपक्ष हंगामा कर रहा था, विपक्ष को यह मंजूर नहीं है। क्यों नहीं मंजूर है? देखिए देवेंद्र जी, जब किसी भी धर्म के मौलिक अधिकारों पर हमला हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन का मूल कॉन्सेप्ट है कि हर धर्म को स्वतंत्रता होगी, आजादी होगी कि वो अपने धार्मिक न्यासों का, अपने धार्मिक कहना चाहिए कि उन्नयन का वो काम कर सकता है। वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स का उस गवर्निंग बॉडी में होना, उसके बाद इस बोर्ड को निजी संपत्ति, जो जैसे किसी निजी व्यक्ति ने भी अपनी संपत्ति दान की, उस पर ये भ्रम डाल रहे हैं कि उस पर भी वक्फ बोर्ड दावा नहीं कर सकेगा। मतलब भांति भांति से सिर्फ एक रास्ता। देवेंद्र जी, जो आपने पहला क्वेश्चन अश्विनी जी तक से पूछा और शायद उन तक पहुंच नहीं पाया कि इसकी आवश्यकता क्यों? इसकी आवश्यकता इसलिए कि 50 साल की बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, सरकार पूरी तरह फेल है। अब सरकार को सिर्फ ध्यान बटाना है, बहुसंख्यकों का वोट कैसे बटोरे, नफरत की राजनीति अंग्रेजों की तरह फूट डालो और राज करो कैसे करे, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को लेकर एक गहरी राजनीति चली जा रही है कि साहब देखो, हमने मुस्लिमों को रोका, अब हिंदुओं हमको वोट दो। एक्चुअली इस देश की जनता भाईचारे और प्रेम को समझती है, इनके भुलावे में अब नहीं आ रही है। इन्होंने 8-10 साल एक गेम तो खेला बांटो और राज करो का, अब वो सफल नहीं हो रहा है, लेकिन ये नफरत की चरम तक जाना चाहते हैं। इसलिए इस तरह के बिल नए नए लेकर आते हैं। कभी ईसाइयों पर हमला करते हैं, कभी मुस्लिमों पर हमला करते हैं, कभी जैनों पर हमला करते हैं, कभी दलितों और आदिवासियों पर हमला करते हैं, कभी महिलाओं को आरक्षण के नाम पर बरगलाते हैं और कहते हैं कि जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक ये आरक्षण लागू नहीं होगा। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोक लुभावन वादे करती है। अब इनसे स्मार्ट सिटी को लेकर सवाल होने लगा है, बुलेट ट्रेन को लेकर सवाल होने लगा है, आवास को लेकर सवाल होने लगा है। अब ये क्या बताएं? बताने के लिए तो इनके पास कुछ है नहीं। तो इस तरह की चीजों में उलझाने का खेल भारतीय जनता पार्टी खेल रही है कि धार्मिक आधार पर कैसे देश को बांटा जाए, कैसे लोगों को आपस में लड़ा दिया जाए, कैसे वोट की राजनीति करके विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर जनता का ध्यान ना जाए और सिर्फ वो हिंदू मुसलमान में उलझकर हमको फिर कुर्सी पर बिठा दे। ये कुर्सी का मोह मोदी जी का, जो जनता समझ चुकी है कि ये आदमी बहरूपिया है, ये देश की जनता के साथ खेल खेल रहा है। अब ये नया नया खिलवाड़ इस तरह से करते हैं कि कैसे हम इसी धर्म को आधार बनाकर अपनी सत्ता को बचाए रखें, उस पर काबिज रहें। लेकिन समस्या इस बात की है देवेंद्र जी कि आज देश में जो माहौल खराब हो रहा है, जो प्रेम और सौहार्द का वातावरण खराब हो रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों जो पूर्वोत्तर भारत जल रहा है उस पर कोई कानून नहीं आता? मणिपुर हिंसा पर कोई बात नहीं होती? तरह तरह से सरकार जब फेल होती है उन विषयों पर कोई बात नहीं होती, उन विषयों पर कोई कानून या कोई आयोग का गठन नहीं होता। इस तरह के जो चाहे कृषि कानून हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, सिर्फ चंद अरबपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार नीति क्यों बनाती है? क्यों सरकार इस तरह से छद्म रूप लेके आपस में इसी राष्ट्र की जनता को लड़ाने का काम करती है और मूल मुद्दों से भटकाने का काम करती है? सवाल विपक्ष का सिर्फ इतना है कि इस पर बात, मूल मुद्दों पर बात क्यों नहीं? आप इस तरह के नए नए झूठे कानून बनाकर या छद्म राजनीति करते हैं आप, जिससे आप धर्म के आधार पर देश को बांटकर
सत्ता हासिल करना चाहते हैं। इसका विरोध है विपक्ष का। जी देवेंद्र जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान भटकाने की राजनीति बीजेपी कर रही है, इसलिए यह बिल लेकर आई है। अनिल सिंह चौहान जी का कहना है। अश्विनी शाही जी जवाब दीजिए। देखिए, आपने उससे सवाल किया था कि ये बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी। मैंने कहा 1995 में 2013 में जो इन लोगों ने संशोधन किया था, वक्फ बोर्ड आखिर हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से ही बना था, और उसमें कानून में जब इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया कि उसमें न महिला नहीं रहेगी, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, कोर्ट में वहां का केस नहीं जाएगा, तो भाई कौन से कानून में हिंदुस्तान के संविधान में लिखा है कि किसी ऐसी संस्था को इतना आप स्वायत्त कर देंगे वो कोर्ट से भी ऊपर हो जाएगा, हिंदुस्तान के संविधान से भी ऊपर हो जाएगा। तो ये साफ साफ झलक रहा था कि तुष्टीकरण की चीज है। और आज देखिए किस तरीके से तुष्टीकरण के जितने वाहक थे, पोषक थे, सब बिलबिला उठे अचानक। सब एकदम एक लाइन से सदन में जो है, कोई जिलाधिकारी पर आरोप लगा रहा है, कोई कह रहा है कि ये जो है हिंदू मुस्लिम में बांटने की चीज है, कोई कह रहा है कि गैर हिंदुओं को उसमें क्यों रख रहे हैं, कोई मंदिर से उसकी तुलना उसकी संस्था की करने लगा। तो आज जो ये पोषक और वाहक है, ये बिलबिला उठे। स्पष्ट रूप से हिंदुस्तान में अगर रहना है तो हिंदुस्तान के संविधान और कानून के हिसाब से चलना होगा। संविधान को लेकर तो यही लोग फिरते रहे हैं सर पे रख के, वो सर पे रख के संविधान यही लोग घूमते रहे ना। तो अब संवैधानिक चीज हो रही तो क्या बुराई। आपने अगर गलत किया, क्यों उसमें महिलाएं नहीं रह सकती, मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल कि क्यों उसमें कलेक्टर जो है पर उस संपत्तियों की देखरेख क्यों नहीं कर सकता। तीसरा, कोर्ट में वो मामले क्यों नहीं जा सकते। और जब इस्लाम ही 1400 साल पुराना है तो 1500 साल के मंदिर को क्यों बता दिया जाता है कि वक्त की संपत्ति है। किसने अधिकार दिया। ये जमीन पर कब्जे का मामला नहीं है। तो जब हम पारदर्शिता की बात करते हैं देवेंद्र जी, हम उसमें ये कहते हैं कि सभी जितनी जमीनें हैं उसका एक जो है जिलाधिकारी के द्वारा उसका निरीक्षण कराया जाएगा, उसका रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा, पारदर्शिता आएगी। तो इसमें इन जो है जो तुष्टीकरण के पोषक लोगों को बिलबिलाने की जरूरत क्या हो गई। इसमें हिंदू मुस्लिम कहां आ गया। और जो ये लोग बोल रहे हैं, ये सारे ज्ञानी बैठे हैं वहां। मैं कहता हूं ये दो कौड़ी के ज्ञानी है। मंदिर और एक संस्था, इसकी तुलना करते हैं। संस्था से हमने मस्जिद की तो बात नहीं की कि मस्जिद हम आपकी छू रहे हैं, ना हमने आपकी संपत्ति छीनने की बात की। हमने तो सिर्फ यही कहा कि ये संशोधन हम करेंगे, जो ये अनावश्यक अधिकार दिए गए हैं, जो हिंदुस्तान के कानून और संविधान से ऊपर अपने आप को समझते हैं। मान लीजिए देवेंद्र जी, अभी हम लोगों ने कल भी शायद इस पर बहस की थी, और एक सवाल ये रहता है कि हमारा और आपका घर अगल बगल में है, कहीं झगड़ा हो गया, हम लोगों ने एक जमीन का विवाद हो गया कि भाई आपके में हमने 2 हाथ कब्जा कर लिया या आपने हमारे में कर लिया, तो हम लोग या तो थाने जाते हैं या एसडीएम के यहाँ मुकदमा दर्ज करते हैं। उसके बाद वो सिविल कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है। लेकिन अगर उसी मकान पर वक्फ बोर्ड अपने यहां दर्ज कर ले, नोटिस भी नहीं देते हैं लोग। और अनिल भाई ने कल कहा बहुत स्पष्ट शब्दों में, मैंने पढ़ा है इसको, तो आज फिर पढ़ लीजिए, एक बार फिर से पढ़ने की जरूरत है। वो लोग नोटिस भी नहीं देते हैं। और आज सदन में माननीय मंत्री जी रिजिजू साहब ने कहा कि तमिलनाडु में एक व्यक्ति अपनी संपत्ति बेचने गया, शायद कुछ एकड़ जमीन, तो वहां उसको पता चला, बताया गया कि भाई आपका गांव तो वक्फ बोर्ड में है। अब बताइए, गांव मतलब हमारे बाप दादा परदादा जितने कई पीढ़ियों से हम वहां रह रहे हैं, हमको पता ही नहीं है कि हमारा गांव वक्फ बोर्ड में कैसे चला गया। तो वक्फ बोर्ड एक निरंकुश संस्था है, जिसको निरंकुश कांग्रेस ने बनाया, कुछ नरसिम्हा राव जी ने बनाया, कुछ मनमोहन सिंह जी ने बनाया। इस निरंकुशता को हम खत्म करेंगे। और हिंदू मुस्लिम तो ये कर रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देने के लिए 3 तलाक में हम आगे आए, मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देने की बात हम कर रहे हैं।
मुस्लिमों को मकान देने की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आवास पर सवाल उठ रहा है। मणिपुर 5 साल आपके समय चला, आपने क्या कर लिया? राजेश पायलट जी जाकर वहां पर पिकनिक मना रहे थे 2.5 घंटा, यहाँ तो देश का गृह मंत्री 22 दिन वहां रहा। और अब नई रिपोर्ट आप नहीं बताएंगे कि वहां पर दोनों उसमें समझौता हो गया, एक साथ खाना खा रहे हैं वहां? चलिए, ये नहीं बताएंगे आप लोग देश को। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, पारदर्शिता होनी चाहिए, निरंकुश नहीं होना चाहिए। जो देश का संविधान कहता है उस संविधान के हिसाब से कोर्ट कचहरी में मुकदमे जाने चाहिए। और स्पष्ट रूप से कहता हूं कि हम लोग इन लोगों का एक अंतिम लाइन कह के बात खत्म करते हैं कि ये रुदाली गिरोह जैसे चालू हुआ और ये बार बार हर चीज में जेपीसी की मांग करते थे ना, हम लोगों ने भेज दिया कि भैया आपकी भी राय हो जाएगी, रोना तो बंद करोगे। सीआर की तरह जो है, हम लोग क्या कहते हैं, सीआर जो है फेकर आता भोजपुरी में, जी जी, तो सीआर जो है वो चिल्लाना शाम को बंद कर देंगे, ये जितने हुआ करते हैं। चलिए, जेसीपी में भेजकर विपक्ष का हुआ बंद कर रहे हैं। जी जी, मतलब जेसीपी में भेजकर विपक्ष का हुआ बंद कर रहे हैं। ठीक है, जवाब देंगे अनिल जी, लेकिन इससे पहले नागेंद्र बहादुर जी के पास जाना चाहेंगे और राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। शुरू में नहीं जुड़े थे इसलिए अभी थोड़ी देर बाद हम आपके पास आ पा रहे हैं। नागेंद्र बहादुर जी, सवाल यहाँ पर यह है कि मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर। नागेंद्र बहादुर जी, सवाल ये है कि एक तरफ सत्ता पक्ष है जो जरूरत महसूस करता है कि संशोधन जरूरी है। प्रश्न यही उठ रहे हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड में महिलाएं क्यों नहीं, डीएम क्यों नहीं इसकी संपत्ति का रखवाला हो सकता है, कोर्ट में इसके मामले क्यों नहीं जा सकते हैं, यह तर्क रख रहा है। विपक्ष कह रहा है कि इस समय की जो स्थितियां हैं, बेरोजगारी है और भी तमाम जो महंगाई है, इससे ध्यान भटकाने के लिए ये लोग अपने वादे नहीं पूरा कर पाए हैं, संविधान से बियॉन्ड। जी जी, तो इसलिए ये सब मामले उठाए जा रहे हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, सत्ता विपक्ष में जो हर मुद्दे को लेकर बहस चलती है, और जब कोई एक मुद्दा सामने होता है तो उसमें क्या होता है कि विपक्ष तमाम तरह के मुद्दे और ले आता है सत्ता पक्ष को घेरने के लिए। इस मामले में वही हो रहा है। और देखा जाए तो 1995 में इन बोर्डों को असीमित अधिकार दिए गए। मैं निष्पक्ष भाव से अगर कहूं, देश में इस समय पिछले कुछ महीनों से संविधान की चर्चा हो रही, संविधान खतरे में है, संविधान लेकर लोग घूम रहे हैं। तो जिस संविधान को आप हाथ में लेकर घूम रहे हैं, कोई भी हो, मैं सत्ता पक्ष विपक्ष की बात नहीं करता हूं, लेकिन अगर कोई भारत का नागरिक संविधान बचाना चाहता है तो कम से कम उसका नैतिक दायित्व है, एक मॉरल ड्यूटी है कि कम से कम वो संविधान में रहकर ही बात करे। जी। और संविधान, जो भारत का संविधान है, उसमें सबको समान रूप से देखने का है। ये तो तमाम तरह के अध्यादेश लाके, नए नए कानून लाके चीजों को बिगाड़ा गया या बनाया गया। अब 1995 में असीमित अधिकार आपने दे दिए। हमारे ख्याल से, जो मुझे याद आ रहा, लगभग 8 लाख संपत्तियां हैं देश में। वक्फ जो बोर्ड है, करीब 8 लाख संपत्तियां हैं इनके पास। और इन 8 लाख संपत्तियों में हजारों हजार विवाद हैं, डिस्प्यूट हैं। अब भाई, नागेंद्र बहादुर सिंह चौहान का घर है और अगर वक्फ बोर्ड इस पे दावा ठोक देता है कि वक्फ की संपत्ति है, तो आप बताइए कि इस भारत में रहकर, भारत में संविधान लागू है और नागेंद्र बहादुर सिंह चौहान अपने मकान को बचाने के लिए किसी न्यायालय में नहीं जा सकते। हम न्यायालय नहीं जा सकते, हमको उन्हीं के ट्रिब्यूनल में ही जाना है। कहने का मतलब है कि अगर हमारे घर में किसी चोर ने चोरी की है तो हमको जो FIR लिखानी है वो चोर के घर पे जाकर ही लिखानी है, निर्णय हमको वहीं लेना है। तो अगर निष्पक्ष भाव से देखा जाए तो कुछ कमियां हैं। अब जैसे नया जो 2024 में विधेयक, ये कानून ला रहे हैं, ये उसमें संशोधन कर रहे हैं 95 वाले में, तो उसमें जैसे भाई महिलाओं को रख रहे हैं और कुछ गैर मुस्लिम भी रख रहे हैं। अब इसमें क्या बुराई हो गई? हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि महिलाओं से दिक्कत क्या है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि आधी आबादी महिलाओं की है, नारी शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सब बातें चल रही हैं, लेकिन जैसे ही नारियों को अधिकार देने की बात आती है
तो विवाद पैदा हो जाता है, नारियों के पैर पीछे खींचे जाते हैं। अगर ये जो बोर्ड राज्यों में हैं, इनको करने के लिए इस कानून में ये कहा गया कि ये एक वक्फ बोर्ड परिषद भी केंद्र स्तर पर कायम की जाएगी जी। तो इसमें दिक्कत क्या है? एक यूनाइट सिस्टम बन जाएगा, एक व्यवस्था हो जाएगी। तो मैं जहां तक मैं अध्ययन कर पाया हूं, तो जो नया कानून आया है उसमें कई अच्छाइयां हैं, और सबसे बड़ी बात ये सोचना चाहिए विपक्ष को, जो इतने मामले लंबित हजारों हजार फाइलें पड़ी हुई हैं, कोई सुनवाई नहीं, कम से कम उनका निदान होना चाहिए। और महिलाओं को अगर उसमें शामिल किया जा रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे विपक्ष ये कह रहा है कि बुलेट ट्रेन पे बात नहीं कर रहे हैं और तमाम मुद्दे उन पे बात नहीं कर रहे हैं, उन मुद्दों से भटकाने के लिए लेकर आए हैं, वो बातें अलग हो सकती हैं, उनकी बातें जायज हो सकती हैं, लेकिन अगर इस मुद्दे की बात की जाए तो कम से कम मैं समझता हूं कि अगर कुछ व्यवहारिक कोई कठिनाई आ रही है, कोई तकनीकी कमी आ रही है, तो उसको मिल बैठकर, संसद इसीलिए है, संसद में कानून इसीलिए पास होता है, मिल बैठ के बात कर लें। ये सड़क की नहीं, संसद का विषय हो सकता है, सड़क का विषय नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। जी देवेंद्र जी, जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही अनिल सिंह चौहान जी। सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड में महिलाएं क्यों नहीं आ सकती? क्या कांग्रेस नहीं चाहती कि महिलाओं की हिस्सेदारी, भागीदारी वक्फ बोर्ड में हो? और ये बात भी सही है अनिल जी कि अगर जो वक्फ किसी संपत्ति पर दावा करता है और हमारी निजी संपत्ति है, चाहे आपकी निजी संपत्ति है, तो हम कोर्ट क्यों नहीं जा सकते? अपना पक्ष क्यों नहीं रख सकते? ये तो व्यक्ति के मानव के अधिकारों का हनन हो गया ना। और हम ये कैसे मान लें कि जो वक्फ बोर्ड ने जो नोटिस जारी किया है वो सही जारी किया है? ये भी नहीं है। क्यों, क्या लगता है देवेंद्र जी? एक बात और हम जोड़ना चाहेंगे। जी जी, मेरी जानकारी, क्योंकि मैं देवेंद्र जी 91 से, ठीक है, नागेंद्र बहादुर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जी जी, मैं 1991 से पत्रकारिता में हूँ जी, एक लंबा पीरियड बिताया है। मेरी व्यक्तिगत जानकारी में कई वक्फ संपत्तियां ऐसी हैं इसी लखनऊ में, जहां पर मुतलबियों ने, जिनकी जिम्मेदारी, जिनको चौकीदार कहा जा सकता, जिनको बचाने की जिम्मेदारी दी गई, उन लोगों ने उनको बेच दिया या किराए पर उठा दिया जी, अनाधिकृत तरीके से वहां दुकानें बन गई। ये भी तो हो रहा है जी। ये क्या अच्छा है? नहीं। इससे मुस्लिम समाज का क्या भला हो रहा है? बिल्कुल। एक मुतवल्ली जो है वो अनाधिकृत तरीके से उस जमीन पर दुकानें बनवा देता है, या जो कुछ बना है उसको किराए पर उठा देता है। इससे मुस्लिम समाज का कौन सा भला हो रहा है भाई? जी जी जी, तो ये सब चीजें भी इसमें देखनी चाहिए जी। अनिल जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले देवेंद्र जी, आपने महिलाओं का मुद्दा उठाया। अश्वनी शाही जी ने भी कहा कि यह कानून बना है कि वक्फ बोर्ड में महिलाएं नहीं हो सकती। नंबर एक, मैं आपको बता दूं, पता नहीं अश्वनी शाही जी ने कहां पढ़ा, कैसे पढ़ा, महिलाएं सदस्य नहीं हो सकती ऐसा कानून नहीं है। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड की गवर्निंग कमेटी में अगर महिलाएं सदस्य बन रही हैं तो उसका स्वागत तो मुस्लिम समाज और वक्फ बोर्ड भी कर रहा है, विपक्ष भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बनना चाहिए, महिलाओं को भी मौका देना चाहिए। लेकिन देवेंद्र जी, एक बहुत सामान्य सा प्रश्न है कि जैसे मैं किसी मठ से जुड़ा हूं, किसी मंदिर से जुड़ा हूं, वहां किसी मौलाना को या फादर को अगर गवर्निंग बॉडी में रखा जाएगा तो मुझे ऐतराज होगा। मैं अपना व्यक्तिगत बता रहा हूं, मुझे इसलिए ऐतराज होगा कि वो, मैं हिंदू होने के नाते और उस अनुयायी होने के नाते उस मठ का, मुझे ये पसंद नहीं आएगा कि जो मेरे धर्म का नहीं है, जो इस धर्म को नहीं जानता, वो धार्मिक मामलों में दखल दे। तो मेरा कहना यह है कि धर्म विशेष का वक्फ बोर्ड है तो उसमें धर्म विशेष के लोग गवर्निंग बॉडी में रहें। अब तीसरी बात देखिए, अभी बहुत बड़े बड़े सवाल उठाए गए कि ये बोर्ड, इसकी सुनवाई ट्रिब्यूनल में ही क्यों? देवेंद्र जी, मैंने आपको किराए पे घर दिया और हम दोनों के बीच कोई विवाद हो गया, तो भाड़ा नियंत्रक के बाद इसकी अपील ट्रिब्यूनल में होती है, आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, सिविल कोर्ट में बाढ़ है। ऐसे 12 से 15 ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, चाहे वो टेक्सास का मामला हो, चाहे दूसरे क्षेत्र हो, जिसमें बोर्ड ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, उस ट्रिब्यूनल में ही सुनवाई होती है। और अगर उस अधिनियम के अनुसार, जैसे सरफेसी एक्ट, बैंकों को जो लोन देते हैं उसमें आप जो ऋण लेने वाला व्यक्ति है, आपने एक मकान लिया 1 करोड़ रुपए का और आप बैंक को किस्त नहीं पटा रहे हैं और आप बैंक के खिलाफ चाहते हैं कि व्यवहार न्यायालय में मामला चले, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसको सिर्फ जिला दंडाधिकारी सुनेगा, उसके बाद उसके लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बना हुआ है, वहां जाएंगे आप, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे,
व्यवहार न्यायालय में वो बार्ड है, वो सुनवाई नहीं होती व्यवहार न्यायालय में। तो मेरा कहना यह है देवेंद्र जी ओवरऑल में कि ऐसे कई विषय हैं जिसमें ट्रिब्यूनल्स का गठन हुआ, और अश्वनी शाही जी कह रहे हैं, वो सीआर से कभी तुलना कर रहे हैं विपक्ष की, हुआ करते हैं, 2 कौड़ी का विपक्ष बता रहे हैं। मैं ये संवैधानिक भाषा नहीं मानता। आपके विद्वान दर्शकों के सामने वो जिन संस्कारों का परिचय दे रहे हैं, साहब हम 2 कौड़ी के ही हैं, आप हमको सीआर कह लो, आप ही शेर बने रहो। लेकिन लोकतंत्र में जो अधिकार आजादी के बाद से आज तक हमको है, तो उच्चन करेंगे। अगर किसी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा तो हम अपनी पुरजोर आवाज उठाएंगे। इसका यह मतलब नहीं आप निकालकर जनता में प्रस्तुत कर सकते कि हम बहुसंख्यकों के विरोधी हैं, हिंदुओं के विरोधी हैं। देखिए देवेंद्र जी, बहुत सीधी सी बात है कि लोकतंत्र में जनता का सबको मत चाहिए। अविक सी बात है कि बहुसंख्यकों का वोट अधिक है, तो कोई भी दल ऐसा बेवकूफ नहीं है कि वो अल्पसंख्यकों की हित बात करके बहुसंख्यकों को कर दे। तुष्टीकरण वो होता है कि जो बहुसंख्यकों को साधने के लिए कम संख्या में जो लोग हैं उनको दमन कर दे, उनका शोषण करे, उनके अधिकारों को छीनने का काम करे। तुष्टीकरण की ये परिभाषा है। तुष्टीकरण ये नहीं होता बहुसंख्यकों को नाराज कर लोगों के वोट ले लो। ये तुष्टीकरण की परिभाषा शाही जी ने पढ़ी होगी, मैंने नहीं पढ़ी है। तो देखिए, संवैधानिक अधिकारों को जिस तरह छीनने की बात ये कर रहे हैं, दादागिरी की जो बात होती है, मैं कहता हूं पहले आप उसको क्यों नहीं भेजे जेपीसी में? आप पहले उस धार्मिक लोगों से, उस धर्म विशेष के लोगों से क्यों मनन चिंतन नहीं करते? आप किसानों के लिए कानून बनाते हैं, किसानों को कोई मतलब नहीं साहब, अदानी अंबानी को फायदा देना है आपको, इसलिए आप कानून बनाते हैं। तो ये पहला वर्ग नहीं है जो इनसे परेशान है। इनसे लगातार कई वर्ग ऐसे हैं जिनका इन्होंने शोषण का प्रयास किया। कई मामलों में विपक्ष की बात सुन ली गई या जनता आगाह हो गई, 700-800 किसानों की शहादत हो गई। उसके बाद ये बात आई कि नहीं भाई, कृषि बिल वापस ले लेते हैं, नोटबंदी में कुछ लोगों को लाभ दे दिए। तो देवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है, ये इस तरह से गुमराह करने का काम करते हैं, लोगों के अधिकारों को छीनने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इसके प्रधानमंत्री थे, बहुत गौरवशाली उनका इतिहास यही बताते हैं। और इन्हीं के प्रवक्ता बैठ के कहते हैं कि इनके पहले जितनी सरकारें थी वो सिरार लोगों की सरकार थी, वो तुष्टीकरण की बात करते थे, वो ऐसे लोग थे जो मुस्लिम परख थे, वो ऐसे लोग थे जो हिंदुओं की बात नहीं करते थे, वो डरपोक कायर थे या तुष्टीकरण करने वाले थे, वो राष्ट्रद्रोही थे तक कह देते हैं। तो क्या अटल जी भी राष्ट्रद्रोही थे? क्या उनको नहीं समझ में आया कि यही ज्यादा विद्वान पैदा हुए हैं, बाकी सब 2 कौड़ी के हैं, सीआर हैं? तो देवेंद्र जी क्या है, ना इनकी भाषा मर्यादित है, ना इनका चरित्र मर्यादित है, ना इनको अपनी बात कहने का या रखने का या विपक्ष को सुनने का अवसर है। कोई मीडिया समूह इनके खिलाफ खबर दिखा दे तो वो इनका दुश्मन हो जाता है। कैसे उस चैनल को या उस समूह को ध्वस्त करना है, इस पर ये भिड़ जाते हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है साहब? मेरा कहना यह है देवेंद्र जी कि विपक्ष अगर कोई बात कह रहा है तो आप जेपीसी बनाइए, उसमें डिस्कशन करिए, तार्किक बातें हो, उस धर्म विशेष के लोगों से भी पूछिए। आप मीडिया ट्रायल ज्यादा क्यों करते हैं? उन्माद क्यों फैलाते हैं देश में? नफरत का वातावरण क्यों पैदा करते हैं? ये मुस्लिम परख है, ये फलाना है, ये इनकी संपत्ति छीन लेंगे, उनकी। मैंने पिछले डिबेट में भी आपसे कहा कि राजपत्रों में जिन संपत्तियों का प्रकाशन विधिवत हुआ है ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, उसी पर बोर्ड को सुनवाई का अधिकार है। शेष संपत्तियों पर अगर वक्फ बोर्ड दावा करता है तो वो सुनवाई नहीं कर सकता है जब तक कि उसमें राजपत्र में प्रकाशन ना हो। दूसरा, उसमें भी एक अधिनियम है, अगर उस अधिनियम के बाहर जाकर बोर्ड कोई निर्णय करता है तो वायलेशन ऑफ लॉ है। माननीय उच्च न्यायालय उसमें दखल देती, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उसके लिए व्यवस्था है। तो इनकी भी अपनी सीमाएं पहले से हैं, ऐसा नहीं है कि ये उन्मादी हैं जी। और जो बड़े संख्या में गांव या बड़े क्षेत्र, बड़ी संख्या में कहीं की जमीनें हैं, ये कह रहे हैं वक्फ बोर्ड में। देखिए, जो जमींदार मुस्लिम थे उन्होंने गांव के गांव उनके मालिकाना हक में थे, सैकड़ों एकड़ जमीन एक साथ उन्होंने वक्फ बोर्ड को दान कर दी कि हमारे मुस्लिम समाज का हित हो। कई लोग लावल बच्चे नहीं थे, इसलिए उन्होंने वक्फ बोर्ड को दे दी। अब उस जमीनों पे लोग बस गए, अब वो जमीनों में बस तो गए लेकिन राजपत्र में उसका प्रकाशन भी है, इसलिए वक्फ बोर्ड उस पर दावा करता है। और ऐसा नहीं है कि किसी भी, जो ये वातावरण देश में बनाया जाता है, किसी भी जमीन को कब्जा कर लेंगे, किसी भी जमीन को कह देंगे मेरी है तो वक्फ बोर्ड की हो जाएगी, नहीं तो उसमें कोई सुनवाई का अधिकार नहीं। ये जो सेंसेशन पैदा करने का काम है, जब सरकार में बैठे लोग ऐसा करें, जिनकी रहनुमाई की जिम्मेदारी है, अच्छा बुरा, गरीब, दलित, अल्पसंख्यक,
सबकी जिनको रक्षा करना है वही सेंसेशन पैदा करे समाज में, समाज में द्रोह पैदा करे, तो बड़ी चिंता का विषय है। चिंता का रहा सवाल देखिए, ये कह रहे थे कि मणिपुर में समझौता हुआ है, नागा समझौता, मिजो समझौता, ऐसे कई समझौते पूर्वोत्तर में हुए। राजीव जी ने कई समझौते किए, दूसरे प्रधानमंत्रियों ने किए। एक समझौते का नाम ले ले जो मोदी जी ने करवाया हो, कोई समझौता नहीं हुआ। मोदी जी वहां की बात भी नहीं करना चाहते, आज तक मोदी जी वहां दौरे पर भी नहीं गए, और ये बात करते हैं। जल रहा है एक हमारा अंग, और ये चैन से अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। जी 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 जी, और उस विषय पर ये बोलना नहीं चाहते। ठीक है सर, ठीक है। आप सीआर कहें तो अच्छा है, 2 कौड़ी का कहें तो अच्छा है, हम अच्छी बात भी कह दें तो आपको बुरी लगती है। अश्विनी साहब जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, तो विद्वान दर्शकों अश्विनी साहब जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, वो इनके चरित्र को समझें, ठीक है, और इनके चरित्र का वो निर्णय करें। मैं इनको ना 2 कौड़ी का कहूंगा ना सीआर कहूंगा, साहब आप ही शेर हैं, हम लोग अल्पज्ञानी हैं, आपके ज्ञान की बरसात ठीक है। अश्विनी शाही जी, अश्विनी शाही जी, अश्विनी शाही हम भी जी, उसका अश्विनी शाही इस्तेमाल कर ले रहे हैं। अश्विनी शाही जी जी। मैंने 2 कौड़ी का तो शब्द यूज नहीं किया, सीआर शब्द यूज किया है। हुआ जो करते हैं एक साथ बैठकर मुस्लिम तुष्टिकरण की बात रिवाइंड करके सुन लीजिए, 2 कौड़ी का विपक्ष हल्ला करता है, ये शब्द हैं आपके साहब। शर्म करिए, आप एक लोकप्रिय चैनल पर बैठे हैं, शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। आप अकेले धनवान हो गए, हम लोग 2 कौड़ी के हो गए, क्योंकि आपके पास अदानी अंबानी का पैसा है, क्योंकि आपके पास ईडी के माध्यम से वसूली का जरिया है, क्योंकि हजारों करोड़ का चंदा है, और हम लोग 2 कौड़ी के हो गए। ये आपकी भाषा है, आपका उन्माद है, आपका अहंकार बोल रहा है साईं जी। नहीं, अनिल चौहान जी, 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 अब अश्विनी शाही जी को बोल देने दीजिए, बहुत कम समय रह गया है, बहुत कम समय रह गया है जी। अनिल जी रहने दीजिए, यही बोले कांग्रेस बोले, क्योंकि देखिए जो कमजोर होता है वो ज्यादा बोलता है, तो कमजोर लोग ऐसे बोलेंगे तो 2 कौड़ी के, जो मजबूत होता है वो सीआर बोल देता है, 2 कौड़ी का बोल देता है, कभी हमको मजबूत बता देते हो, कभी हमको रईस बता देते हो, कभी हमको 2 कौड़ी का बता देते हो। वो क्षमा मांगनी चाहिए आपको, क्योंकि देखिए सज्जनता की एक भाषा होती है, आप पार्टी का चेहरा है, ठीक है, विपक्ष को सीआर कह रहे हैं, अनिल सिंह जी, आपकी मर्यादा है, अनिल शर्म आनी चाहिए आपको। अब ये देवेंद्र जी, आपके चैनल पर मैं सीआर हूं ये सुनने के लिए नहीं बैठा हूं, हमारा भी आत्मसम्मान है, हम अपनी तरह कहा जाता है इनके द्वारा आपको, नहीं आप मौन साध लेंगे तो हम क्या करेंगे बताइए। हम क्षमा मांगते हैं अगर जो क्या इनकी मर्यादा कुछ नहीं है, और ये स्वीकार कर रहे हैं आपके चैनल पे कि मैंने सीआर कहा है क्योंकि आप हुआ करते हैं। फिर कह रहा हूं, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, 2 कौड़ी का विपक्ष, इस तरह की भाषा का प्रयोग ना हो, 2 कौड़ी का ठीक है। नहीं, तो देखिए अभी भी कह रहे हैं 2 कौड़ी का और सीआर है। अरे साहब, कितना ईडी आईटी सीबीआई के नाम पर वसूली करोगे? सर मुद्दे की बात को इकट्ठा जी, मुद्दे की बात करें, समय हो चुका है, बिल्कुल भी मुद्दे की बात करें। अनिल जी धैर्य रखिए, अनिल जी धैर्य रखिए। कौड़ी का और सीआर कहेंगे, मुझे प्रतिरोध तो करने दीजिए, वो अधिकार आप मुझसे नहीं छीन सकते। ये इनको कितना अब सुन तो लीजिए अनिल जी, सुन तो लीजिए अनिल जी, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। अश्विनी शाही जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अश्विनी शाही जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अश्विनी शाही जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नागेंद्र बहादुर जी का टेस्ट कराने के लिए कि गांजा पीते हैं कि नहीं पीते, जो लोग माफीनामा लिखते हैं देश की आजादी के समय, जो कहते हैं आजाद हिंद फौज का विरोध करो, अंग्रेजों की गुलामी करो, ठीक है, जो अंग्रेजों की गुलामी पसंद करते थे, अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे, वजीफा लेते थे, वो हमको सीआर कह रहे हैं। जिन लोगों ने छाती पर गोली खा के देश को आगे, चलिए नागेंद्र बहादुर जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं, हम आपके पास आना चाह रहे हैं, जल्दी से एक सवाल का जवाब दे दीजिए नागेंद्र बहादुर। आप डिबेट करा लीजिए, मैं निकल रहा हूँ सर, आप डिबेट कराइए। अश्विनी शाही जी, हम क्षमा मांगते हैं, डिबेट की मर्यादाएं क्षमा किस बात की मांग रहे हैं देवेंद्र जी? वो सीआर बोले हैं इसलिए, 2 कौड़ी का बोले हैं इसलिए क्षमा हम मांग रहे हैं, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे इस तरह की बातें हो इसलिए क्षमा हम मांगते हैं। किससे मांग रहे हैं? आपसे मांग रहे हैं नहीं, और अश्विनी जी से क्षमा मांगी तो मैंने सोचा कौन सी भूल आप कर रहे थे। अश्विनी जी से हम इसलिए क्षमा मांगेंगे कि आपने उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया, जो वो कुछ कहना चाह रहे थे। उनको नहीं रोका है, लेकिन अगर इतनी अमर्यादित बात करेंगे तो मैं विरोध तो करूंगा साहब, वो अधिकार तो मेरा है। ठीक है,
क्योंकि अगर उस पर भी मैं नहीं बोलूंगा तो मेरे स्वाभिमान के प्रति प्रतिबद्धता समाप्त हो जाएगी। चलिए, मेरा भी तो स्वाभिमान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे आपके चैनल पर खुलेआम 2 करोड़ी का और सीआर कहा जाएगा, मेरी पार्टी को कहा जाएगा, इस देश के संविधान को कहा जाएगा, लोकतंत्र को कहा जाएगा, दल को कहा जाएगा। ठीक है नागेंद्र बहादुर जी, शर्म की बात है। नागेंद्र बहादुर जी, वास्तव में ये जो वक्फ बोर्ड में जो अधिनियम है उसमें जो संशोधन के प्रावधान आए हैं, एक संक्षिप्त सा हम आपसे ये चाहते हैं कि वास्तव में क्या लगता है आपको कि इस समय जरूरत थी इस बात की? बस एक संक्षिप्त सा उत्तर, क्योंकि समय नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये देवेंद्र जी, अब ये कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि ये समय उचित है, लेकिन सरकार अपना काम कर रही है। सरकार का यही काम है कि संसद में तरह तरह के अपने कानून लाना, संशोधन करना, वो अलग विषय है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये सही समय है या ये गलत समय है। अब वो जो संशोधन लाए हैं, मैंने पहले भी कहा था कि ये बातें सदन में होनी चाहिए, सड़क पर नहीं होनी चाहिए। कम से कम इस देश के लिए कोई कानून अगर नया बन रहा है या पुराने कानून में संशोधन हो रहा है तो सदन के अंदर ही चर्चा होके या जो उसकी समितियां होती हैं उनमें उस मामले को डालकर बैठकर बात हो सकती है। इस तरह सड़क पर विवाद करके या मीडिया में जो अभी इस तरह से जो बड़ा इस तरह की जो चर्चाएं होती हैं, ये नहीं होनी चाहिए जी। बिल्कुल। और मैं फिर कहूंगा, जितनी मेरी जानकारी है उस हिसाब से विधेयक में तमाम अच्छाइयां भी, मैं समझता हूं कि कुछ वार्ता के बाद, सभी पक्षों के बाद अगर वो संशोधन हो जाते हैं तो गलत नहीं होगा जी। बिल्कुल। और अब जहां तक कांग्रेस गवर्नमेंट की बात है, उन्होंने भी इस पे 2 बार संशोधन किए। भाई पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, ठीक ठाक सब चल रहा था, तो उन्होंने 2 संशोधन क्यों किए? तो ये कानून जो होते हैं उनमें समय काल देखते हुए, परिस्थितियां देखते हुए संशोधन होते रहते हैं। जो सरकार जैसी होती है, जो विचारधारा होती है, कुछ उसका उस पर असर पड़ता है। तो हो सकता है कि ये मौजूदा सरकार अपनी सोच के हिसाब से या अपने किसी एजेंडे के हिसाब से लाई हो, लेकिन उस पर चर्चा सदन में होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सड़क पर नहीं जी। सदन में चर्चा होनी चाहिए, सड़क पर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। कुल मिलाकर संशोधन जरूरी है। अगर कुछ उसमें कुरीतियां दिखाई दे रही हैं तो सरकार को नियम में संशोधन करना चाहिए। वक्फ बोर्ड के एक्ट अधिनियम में संशोधन जरूरी है। कारण है कि और संशोधन तो प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। हमारा संविधान भी संशोधन की अनुमति देता है, क्योंकि एक गतिशील लोगों के विकास के लिए यह जरूरी हो जाता है कि उस प्रावधानों को समयानुसार उसमें परिवर्तन किया जाए। अगर जो हो रहा है और सही हो रहा है, बहस हो उस पर, तो संशोधन जरूरी है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।